अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कमांडो शेरवान ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। अब समद्दू चरवाहे की मदद की मुझे ज़रूरत नहीं रही थी। अगर ख़तरे वाली सूरत हाल पैदा भी हो जाती है तो मैं उसे संभाल सकता था। कमांडो शेरवान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में अभी वहाँ कितना काम बाकी रह गया है? मैंने उसे बताया कि जिस रफ्तार से दीवार में सुराख किया जा रहा है उसके मुताबिक अभी मज़ीद 3-4 दिन मुझे अकेले ही ये काम करते रहना होगा। पहाड़ी की दीवार में जैसे जैसे अंदर की जानिब सुराख हो रहा है पत्थर ज़्यादा आने लगे हैं। कमांडो शेरवान बोला, मेरा ख्याल है हमें समद्दू चरवाहे को फिर भी अपने एतमाद में लिए रखना ज़रूरी है। मैं उसे खुद मिलकर समझा दूंगा कि उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं गार में काम करता रहा। चौथे दिन दीवार में कुएं की गोल दीवार के साथ काफ़ी बड़ा शगाफ पड़ चुका था। पाँचवें दिन टारगेट का मुआयना करने के लिए कमांडर शेरवान भी चरवाहे के भेष में मेरे साथ गार में आया। हम मोमबत्ती की रोशनी में दीवार के शगाफ में रेंग कर अंदर तक चले गए। पहले मैंने अंदर जाकर कुएं की दीवार की गोलाई को टटोल कर देखा। फिर कमांडर शेरवान ने अंदर जाकर देखा। वो बहरा कर कहने लगा, मेरा ख्याल है पुल के गार्डर उस कुएं के अंदर गए हुए हैं, बाहर कोई गार्डर नहीं है। मैंने कहा, इंजीनियरिंग के नुक्ता नज़र से उस कुएं के साथ नीचे की जानिब दूसरे कुएं का होना लाजमी है। हमारा टारगेट दूसरे कुएं के गार्डर हैं। कमांडर शेरवान कुछ मायूस नजर आने लगा था। मैंने उसे कहा, तुम मुझे सिर्फ 3 दिन और दे दो, मुझे यकीन है चौथे रोज़ मैं अपने टारगेट पर पहुंच जाऊंगा। कमांडर शेरवान खामोश रहा। अगले रोज़ मैं अकेला ही गार में आया। समद्दू चरवाहे को मैंने थोड़ा बहुत हौसला ज़रूर दिया था कि वो फिक्र न करे, लेकिन वो फिक्रमंद लग रहा था। मैंने अपने काम की रफ्तार तेज़ कर दिया। पाँचवें दिन मैंने दीवार में इतना शगाफ डाल लिया था कि मैं रेंगने की बजाय घुटनों के बल शगाफ के अंदर जा सकता था। पाँचवें दिन तीसरे पैर में दीवार में खुरपी से मिट्टी खुरच रहा था कि खुरपी दीवार में लोहे से टकराई। पहले तो मैं ये समझा कि यह पत्थर की कोई सील है। जब मिट्टी हटाई तो मोमबत्ती की रोशनी में मुझे गार्डर का एक पाँव नजर आ गया। ये लोहे का एंगल था जो ऊपर से आता हुआ नीचे चला गया था। मैंने जल्दी जल्दी नीचे से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। नीचे से दूसरे कुएं का गोल थड़ा नमूदार हो गया। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। इस कुएं में पुल के दूसरे पाँव धंसे हुए थे। ये 4-4 गार्डरों का एक अहनी सतून था जो तिरछा होकर कुएं में उतर गया था। मुझे इन्हीं गार्डरों की तलाश थी। उस रोज़ जब मैंने कमीगाह में वापस जाकर कमांडर शेरवान को ये खुशखबरी सुनाई, उसके चेहरे पर इस मिशन के सिलसिले में जो मायूसी छाने लगी थी वो एकदम दूर हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़कर दबाते हुए कहा, इसका मतलब है कि हम टारगेट मार लेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे मिशन का दूसरा एक्शन शुरू होगा। दूसरे रोज़ कमांडर शेरवान मेरे साथ गार में गया। मोमबत्ती की रोशनी में शगाफ के अंदर जाकर लोहे के गार्डरों को देखा तो खुश होकर बोला, ये पुल का दूसरा पाँव है। असल में यही पुल इस सिरे की बुनियाद है। अगर ये गिरा तो पुल एक तरफ से नीचे नाले में गिर पड़ेगा और हम यही चाहते हैं। मैंने कमांडर से कहा, हमें डायनामाइट की सटीकें और दूसरा ज़रूरी सामान गार में लाकर रख देना चाहिए। ये काम आज रात को ही हम शुरू कर देंगे। उस रात आसमान पर बादल छा रहे थे। आधी रात को जब मैं और कमांडर शेरवान बारूद की सटीकें, डिटोनेटर और बिजली के तारों की गठड़ी खच्चर पर लाद कर टारगेट की तरफ रवाना हुए तो बिजली चमकने लगी थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। हम हस्बे मामूल चरवाहों के भेष में थे और हमने सरों के ऊपर बोरियां डाल रखी थीं। एक लंबा कमांडो चाकू कमांडर शेरवान के पास था। एक रिवॉल्वर मेरे पास था। पहाड़ी रास्ता हमें ज़बानी याद हो गया था। हम 1 घंटे का सफ़र तय करके पुल वाली पहाड़ी के अकब में चश्मे पर पहुंच गए। अंधेरे में चनार और चीड़ के दरख्त खामोश खड़े थे। बूंदाबांदी रुक गई थी। बादलों में हल्की हल्की बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की धीमी धीमी गरज सुनाई दे रही थी। हमने खच्चर को चश्मे पर एक दरख्त से बांधा और खुद ऊपर गार की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ने लगे। यह चढ़ाई ज़्यादा नहीं थी। हम झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान से गुजरते उस जगह आ गए जहाँ से पगडंडी गार की तरफ जाती थी। हम वहाँ झाड़ियों के पास ही बैठ गए और अंधेरे में ऊपर की तरफ देखने लगे। ऊपर पहाड़ी की चोटी ज़्यादा दूर नहीं थी। वहाँ पुल की जानिब रोशनी हो रही थी।
एक दो दफ़ा ऊपर से किसी फौजी के दूसरे फौजी को बुलाने या कुछ कहने की आवाज़ भी आई। हम अंधेरे में चुपचाप बैठे थे। मैंने कमांडर शेरवान को इशारा किया। उसने आहिस्ता से कहा ओके, और मैं उठकर गार की तरफ चल पड़ा। छोटी सी गठड़ी मेरे हाथ में थी। शेरवान मेरे पीछे आ रहा था। गार के करीब आकर मैं रुक गया। शेरवान भी रुक गया। मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। ये चाप ऐसी थी जैसे कोई फौजी झाड़ियों में पाँव रखता चला आ रहा हो। मैंने शेरवान को इशारा किया और हम दोनों वहीं बैठ गए। कदमों की चाप करीब आ रही थी। मैंने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लिया था। यह वक्त कोई खतरा मोल लेने का नहीं था। दरख्तों में गहरा अंधेरा था। मैं आंखें पूरी खोल कर उस तरफ देख रहा था। मुझे दरख्तों के अंधेरे में एक इंसानी हेवला आगे बढ़ता नजर आया। यह हेवला शेरवान ने भी देख लिया था। उसने मेरे बाजू को दबाया। हम झाड़ियों की ओट में थे। हमारी निगाहें इंसानी हेवले पर लगी हुई थीं। यह भर्ती फौजी था जो रात को पेट्रोल ड्यूटी पर था। वो हमसे कोई 6-7 गज के फासले पर हमारे आगे से गुजर गया। उस वक्त हमने सांस रोक रखे थे। जब भर्ती फौजी अंधेरे में गायब हो गया और उसके बूटों की आवाज़ भी दूर हो गई, तो मैं ज़रा सा उठा और झुककर गार के आगे जो सरकंडे उगे हुए थे उनकी तरफ दबे पांव बढ़ा। कमांडर शेरवान भी इसी पोजीशन में मेरे पीछे आ रहा था। सरकंडों के पीछे आते ही मैं और मेरे पीछे कमांडर शेरवान गार के अंदर चले गए। शेरवान ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मैं दीवार के साथ हाथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गार में बढ़ने लगा। जहाँ मिट्टी का तोदा था वहाँ हम आहिस्ता से उसके ऊपर से होकर दूसरी तरफ चले गए। कुछ फासले पर वो जगह थी जहाँ मैंने दीवार में शगाफ डाल रखा था। यहाँ मिट्टी मैंने ज़मीन पर बिखेर दी थी ताकि उसका ढेर न बनने पाए। मैं मोमबत्ती जलाने लगा तो कमांडर शेरवान ने सरगोशी में कहा, यहाँ मोमबत्ती न जलाओ, शगाफ के अंदर जाकर आगे करके मोमबत्ती रोशन करो। उसने सही मशवरा दिया था। शगाफ के बाहर मोमबत्ती जलाने से उसकी रोशनी गार के बाहर से देखी जा सकती थी। मैंने गठड़ी बाहर रख दी और घुटनों के बल दीवार के शगाफ में दाखिल हो गया। चंद कदमों बाद वो जगह आ गई जहाँ पुल की बुनियादों के गार्डर दूसरे कुएं के फर्श में गड़े हुए थे। मैंने वहीं मोमबत्ती रोशन करके एक तरफ लगा दिया और उसी तरह पीछे हटता हुआ बह आया और शेरवान से कहा, तुम जाकर देखो। वो भी घुटनों के बल शगाफ के अंदर तक गया और उसी तरह उल्टा चलता हुआ वापस आकर सरगोशी में कहने लगा, आहनी गार्डर की कैंचियाँ साफ नजर आ रही हैं, तुम जाकर अपना काम शुरू कर दो। मैं गार के दिहाने के पास बैठता हूँ। अगर कोई भारतीय फौजी इस तरफ आया तो मैं तुम्हें खबरदार नहीं करूँगा, खुद ही उस फौजी से निपट लूँगा। मैंने कहा, खुदा के लिए शेरवान ऐसा न करना। जो फौजी पेट्रोल ड्यूटी पर होता है अगर वो वक्त पर वापस ना पहुँचे तो उसके साथ ही उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। अगर तुमने उसे हलाक कर डाला तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो सकती है। कमांडर शेरवान ने कहा, तो फिर दुआ करो कि इस तरफ कोई भारतीय फौजी ना आए। यह कहकर कमांडर शेरवान ने खंजर हाथ में लिए गार के दिहाने की तरफ चला गया। मैंने डायनामाइट की 24 सटीकें और रिमोट डिवाइस और बिजली के बारीक तार गठड़ी में से निकाले और घुटनों के बल चलता शगाफ के अंदर पुल की बुनियादों के हनी गार्डरों के पास आकर बैठ गया। मोमबत्ती की रोशनी में मुझे गार्डरों की तीनों कैंचियां साफ नजर आ रही थीं। मैंने बारूद के इंतहाई ताकतवर सटीकों और डिटोनेटरों को बड़े हिसाब से गार्डरों की कैंचियों के साथ तारों से बांधना शुरू कर दिया। ये काम करते हुए मैं पसीने में शराबोर हो गया। शगाफ के अंदर गर्मी और हबस था। बारूदी सटीकें बांधने के बाद मैंने उनके साथ रिमोट डिवाइस लगाकर उसके अंदर से निकली हुई एरियल की तार के साथ दूसरी तार को जोड़कर टेप लगा दिया। ये एरियल की तार मेरे पास एक गुच्छे की शक्ल में थी। मैं उसे शगाफ में लटकाता हुआ शगाफ से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने हल्की सी सीटी की आवाज़ निकाली। कमांडर शेरवान जो गार के मुंह के करीब बैठा था जल्दी से मेरे पास आ गया। मैंने उसे कहा, काम मुकम्मल हो गया है। हमने दोनों खुरपियाँ लोहे की सलाख कपड़े में बांधी और बमों के साथ के रिमोट की तार को गार की दीवार के साथ रख दिया और मिट्टी और पत्थरों से दीवार के शगाफ को भरना शुरू कर दिया। आधे घंटे में हमने दीवार के शगाफ को सिर्फ आधा पुर किया था। कमांडर शेरवान ने उसे पुर कर दिया। अब दीवार में देखने से कोई शगाफ वगैरह नजर नहीं आता था। मैंने कपड़े की गठड़ी उठा लिया और मैं एरियल की तार को गार की दीवार के साथ लगाता हुआ गार के दिहाने से बाहर आ गया।
बहरा कर हमने एरियल के तार को कार के उस तरफ मोड़ दिया जिधर पुल का रुख था। एरियल के तार को झाड़ियों में छुपाकर उसके सिरे को झाड़ियों में से जरा सा बाहर निकाल दिया और उसका रुख भी पुल की जानिब मोड़ दिया। इस एरियल के तार ने हमारे रिमोट कंट्रोल का सिग्नल पकड़कर शगाफ के अंदर पुल की बुनियादों में यानी गार्डरों के साथ लगे हुए बमों में क़यामत खेज धमाका करना था। इस काम से फारिग होने के बाद हमने एक बार फिर झाड़ियों का जायजा लिया। तार हमने सब्ज रंग का खरीदा था ताकि वो झाड़ियों का हम रंग हो और करीब से भी नजर न आए और यही मालूम हो कि झाड़ियों की शाख है। हमने इधर उधर से मिट्टी और घास वगैरह तोड़कर उस तार पर डाल दिया जो गार के बाहर दीवार के साथ साथ चलती झाड़ियों में आई हुई थी। हमें यकीन था कि इस तरफ कोई भारतीय फौजी नहीं आता। समद्दू ने भी हमें बताया था कि यह गार वीरान पड़ा है और यहाँ कभी किसी भारतीय फौजी को आते जाते नहीं देखा। इसके बाहर से सिर्फ रात के वक्त रोज़ाना पेट्रोल पार्टी का एक आध फौजी गश्त लगाता था और दिन के वक्त कभी कभार ही कोई सिपाही इधर आ निकलता था, वरना यह इलाका खाली पड़ा रहता था। हमने अंधेरे में एक दूसरे के हाथों को दबाकर वहां से निकलने का इशारा किया और अंधेरे में दरख्तों और झाड़ियों के अगब से होकर झुक कर चलते पगडंडी के आखिरी मोड़ पर आकर नीचे ढलान पर आ गया। ढलान पर हम आहिस्ता आहिस्ता खिसे कर उतर रहे थे। नीचे चश्मे पर पहुंचकर शेरवान ने छोटी सी गठड़ी जिसमें दोनों खुरपियां और लोहे की मोटी सलाख थी खच्चर पर रखी। खच्चर की बाग थमी और उसे लेकर पहाड़ी की दूसरी तरफ से घाटी उतरते चले गए। अब आसमान पर बिजली नहीं चमक रही थी मगर बादलों में धीमी धीमी गरज सुनाई देने लगी थी। हम खई उतर कर नीचे वादी में आए तो पहले मोटी मोटी बूंदें गिरी, फिर मुसलसल बारिश शुरू हो गई। शेरवान ने खच्चर को उस पहाड़ी पगडंडी पर डाल रखा था जो दूसरी पहाड़ी की तरफ जाती थी। हमें उस पहाड़ी के दामन से गुजरकर उससे अगली वादी में पहुंचकर उस रास्ते पर पहुंचना था जो हमारी कमीगा के पहाड़ों की तरफ जाता था। यह काफ़ी लंबा सफ़र था। बारिश शुरू हुई तो कमांडो शेरवान ने कहा हमें खच्चर पर बैठकर जाना चाहिए। हम एहतियात के तौर पर अपने साथ एक खच्चर ही लाए थे कि दो खच्चरों का शोर न हो। हम खच्चर पर आगे पीछे बैठ गए, गठड़ी खोलकर खुरपियां और रहनी सलाख वहीं झाड़ियों में फेंकी और चादर को अपने ऊपर कर लिया। इससे बारिश से थोड़ा बहुत बचाव हो गया मगर वक्ती तौर पर, क्योंकि सफ़र लंबा था और बारिश हमारे ऊपर बराबर बरस रही थी। हम किसी जगह रुकना नहीं चाहते थे। खच्चर अंधेरे में सुस्त रफ्तार से चल रहा था मगर इन खच्चरों को पहाड़ी रास्तों पर और बारिशों में और अंधेरे में भी चलने की आदत होती है। रात के वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता और रास्ता देख देख कर या महसूस करके ज़रूर चलते हैं। रात के 3 बज चुके थे जब हम वापस अपनी कमीगाह में पहुँचे। हम दोनों बारिश में शराबोर थे। कपड़े बदल कर हम अपनी अपनी जगहों पर पड़ते ही सो गए। सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई। मैं अपनी झोंपड़ी से निकल कर बाहर आया तो देखा कि अपना एक मुजाहिद ब्रेन गन उठाए मेरी तरफ आ रहा था। कहने लगा कमांडर ने बुलाया है तहखाने में। मैं सीधा कमांडर शेरवान के पास तहखाने में आ गया। कमांडर सब्ज चाय का समादा करीब रखे चाय की प्याली हाथ में लिए मेज़ पर रखे नक्शे को गौर से देख रहा था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा और कहा तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। उसने पहले ही से दूसरी प्याली में समोवार में से सब्ज चाय डाल रखी थी। मैंने सब्ज चाय का एक घूंट भरा और उसके पास सटूल पर बैठ गया। लालटेन जल रही थी। नक्शा उसी पहाड़ी पुल का था। मैंने कहा क्या कोई ख़ास बात देख रहे हो कमांडर? कमांडर शेरवान ने चाय की प्याली मेज़ पर रखी और मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक तरफ की बुनियादों के उड़ाने से सारा पुल गिरे। मैंने उसे समझाया कि बारूदी सटीकें बेहद ताकतवर और इंतहाई धमाका खेज हैं और फिर उन्हें पुल की बुनियादों में गार्डरों से लगाया गया है। रिमोट कंट्रोल के बटन दबाते ही धमाका होगा और पहाड़ी पुल एक तरफ से नीचे गिर जाएगा और उसके झटके और दबाव से पुल का दूसरी तरफ का हिस्सा भी नीचे आन पड़ेगा। कमांडर शेरवान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा तुम उस पुल की मजबूती से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो। मुझे यकीन है कि एक साइड का धमाका पुल को उस तरफ से नीचे ज़रूर झुका देगा मगर गिराएगा नहीं, और अगर गिर भी गया तो दूसरी तरफ से पुल को कुछ नहीं होगा। उधर से पुल अपना गार्डरों पर खड़ा रहेगा और भारतीय इंजीनियरिंग कोर के अफसर उसे एक ही दिन में फिर से ठीक कर देंगे और हमारी सारी मेहनत भी ज़ाय होगी और नतीजा भी कुछ नहीं निकलेगा।
कमांडर शेरवान की गुफ्तगू से मैं भी सोच में पड़ गया। कमांडर शेरवान कहने लगा, तुम ये समझ लो कि अगर इस दौरान भारतीय फौजियों को हमारी लगाई हुई तारों का सुराग ना मिला तो आधे पुल को हमने तबाह कर दिया है। अब बाकी का आधा पुल तबाह होना बाकी है, और जब तक बाकी का आधा पुल तबाह नहीं होगा पूरा पुल नहीं गिरेगा। मैंने शेरवान से पूछा, फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना होगा? हमें दूसरी तरफ से भी पुल को उड़ाना होगा। ये एक दूसरा और बिल्कुल नया मिशन था, जिसके लिए हमें पुल की दूसरी तरफ की पहाड़ी का पूरा सर्वे करना था। ऐन मुमकिन था कि वहाँ पर कोई ऐसा गार न हो जिसकी दीवार खोद कर हम पुल की बुनियादों में बम लगा सकें। इस काम में वक्त भी लग सकता था, और जो बम हम लगा चुके थे उसके बारे में खतरा था कि उसके एरियल के तार पर किसी भी वक्त भारतीय फौजियों की नज़र पड़ सकती है। मैंने जब इन खदशात का इजहार किया तो कमांडर शेरवान ने बड़े ठंडे दिल के साथ कहा, दोस्त, टारगेट को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए हमें ये खतरा तो मोल लेने ही पड़ेंगे। अब तुम यहाँ बैठोगे, मैं पुल के दूसरे सिरे के सर्वे खुद जाकर करूँगा। उसी रोज़ नाश्ते के बाद कमांडर शेरवान बकरवाल के भेष में खच्चर पर सवार हुआ और एक बकरी का बच्चा गोद में उठाया और पहाड़ी वाले पुल के दूसरे सिरे का जायजा लेने निकल पड़ा। बारिश रात भर होती रही थी और सुबह के वक्त रुक गई थी। कमांडर शेरवान दिन ढले वापस आया। उसने बताया कि पुल के दूसरे सिरे पर भारतीय फौज की 2 मशीन गन पोस्टें हैं और एक टैंक पुल के शुरू में एक तरफ हर वक्त पोजीशन में खड़ा रहता है। शेरवान ने कहा, पुल के दूसरे सिरे पर गार्डरों की कैंचियां महराब की शक्ल में पहाड़ी चट्टान के अंदर तक गई हुई हैं। उनके नीचे फौज की मशीन गन पोस्टें हैं। वहाँ कोई ऐसी सुरंग भी नहीं है कि जिसकी दीवार में शगाफ डालकर हम पुल के गार्डरों तक पहुँच सकें। मैंने कहा, इसका मतलब है कि उस तरफ से पुल को तबाह करने के लिए हमें कोई दूसरा मंसूबा सोचना पड़ेगा। शेरवान बोला, अभी तक ऐसा कोई मंसूबा मेरे जहन में नहीं आ सका, लेकिन हमें हर हाल में दूसरी जानब से पुल को धमाके से उड़ाना होगा, वरना पूरा पुल कभी तबाह नहीं होगा। मैंने कहा, कमांडर शेरवान, ये तुम भी बखूबी जानते हो कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमने पुल के एक सिरे में डायनामाइट लगा दिया हुआ है और रिमोट की तार भी झाड़ियों में बाहर निकल रखी है। यह सूरत हाल ऐसी है कि किसी भी वक्त भारतीय फौज को इसका इल्म हो सकता है और एरियल की तार की मदद से वो बड़ी आसानी से गार के अंदर दीवार के शकाब में पहुंचकर गार्डरों से डायनामाइट की सटीकें उतार सकते हैं। कमांडो शेरवान गहरी सोच में था। कहने लगा, मैं इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर हूँ। तुम मुझे सिर्फ आज की रात का और कल का दिन दे दो। इस दौरान तुम चरवाहे के भेष में गार के बाहर झाड़ियों का एक बार मुआयना करो कि एरियल की तार वहाँ महफूज है या नहीं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज रात ही वहाँ जाकर पोजीशन चेक करूँगा। मैं पुल की दूसरी जानब जाकर वहाँ के इलाके का तफसील से जायजा लूँगा। उसी दिन रात को जब कश्मीर की पहाड़ियों में अंधेरा छा गया तो कमांडर शेरवान अपने मिशन पर और मैं अपने मिशन पर रवाना हो गया। हम दोनों अपने अपने टारगेट की तरफ अलग अलग खच्चर पर सवार होकर गए थे। हमारी खुशकिस्मती थी कि बादलों के बावजूद बारिश रुकी हुई थी। मैं 2 घंटे की पहाड़ी मुसाफा तय करने के बाद पहाड़ी गार के नीचे चश्मे पर पहुंचा। खच्चर मैंने वहीं बांध दिया और खुद अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से होकर गार के सरकंडों के करीब पहुंचकर ज़मीन पर मुंह के बल लेट गया। पहाड़ी के ऊपर फौजी चौकी पर हस्बे मामूल रात को रोशनी टिमटिमा रही थी। खतरा सिर्फ रात को गश्त लगाने वाली पेट्रोल पार्टी का था। मैं देर तक झाड़ियों के पीछे ज़मीन पर लेटा फिजा का अंधेरे में जायजा लेता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि इस तरफ कोई पेट्रोल पार्टी नहीं आ रही तो मैं कोहनियों के बल रेंगता हुआ उस झाड़ी की तरफ बढ़ा जिसमें हमने इंतहाई ताकतवर धमाका खेज बमों का रिमोट का तार गार के अंदर से लाकर झाड़ियों की एक शाख के साथ बांधा हुआ था। ज़मीन पर झाड़ियाँ गुज़श्ता रोज़ की तरह बारिश की वजह से गीली और मरतूब थीं, जिसके बायस रेंगने से सरसराहट की आवाज़ पैदा नहीं हो रही थी। मैं मतलूबा झाड़ी के पास उड़कर बैठ गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर एरियल के तार वाली झाड़ी को नीचे झुक कर देखा। सब्ज रंग का एक बारीक तार आगे से छीला हुआ था और जिस तरह हम उसे बांध गए थे उसी तरह बंधा हुआ था। मैंने उसे थोड़ा सा और नीचे करके झाड़ी की शाखों में छुपा दिया। मुझे मालूम था कि रिमोट कंट्रोल का सिग्नल ये तार पकड़ लेगा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि एरियल का तार महफूज है और दिन की रोशनी में भी नज़र नहीं पड़ सकता
तो मैं पीछे को घूमकर कोहनियों के बल रेंगता हुआ पगडंडी के दरख्तों के पीछे और वहां से झुककर चलता हुआ ढलान उतरकर चश्मे पर आ गया। खुदा का शुक्र है कि खच्चर उसी तरह खामोश था और अंधेरे में घास पर मुंह मार रहा था। मैंने उसकी बाग पकड़ी और घाटी की जंगली झाड़ियों में से गुजार कर उस जगह पर ले आया जहाँ चिनार के घने दरख्तों के दरमियान में से नीचे वादी को रास्ता जाता था। उस वादी में से निकलकर मुझे पहाड़ी के ऊपर से होकर उस जगह पहुंचना था जो हमारी खुफिया कमीगाह का खास निशान था। मैं खच्चर पर बैठ गया था। खच्चर अंधेरी रात में पहाड़ी घाटी पर बड़ी एहतियात से नीचे उतर रहा था। वहाँ भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ चावल और ज्वार के 2-4 खेत थे, उनकी फसल थी। मैं खेतों में खड़ी फसल को ओट बनाकर 2 खेतों के दरमियान बने हुए मेड़ पर चढ़ रहा था कि खच्चर ने मुंह से खरखराने की अजीब सी आवाज़ निकाली। जानवर को कुदरत ने खास ही सतह की हुई है जिसकी मदद से वो इर्द गिर्द किसी इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लेता है। मुझे इन जानवरों का अपने कमांडो ऑपरेशन के दौरान काफ़ी तजर्बा हो चुका था। मैं समझ गया कि कोई इंसान आसपास मौजूद है। मैं खच्चर से नीचे उतर आया। मैंने चरवाहे का जो लंबा कुर्ता यानी फरन पहना हुआ था उसके नीचे मैंने सदरी भी पहन रखी थी। सदरी की जेब में साइलेंसर वाला भरा हुआ रिवॉल्वर मौजूद था। वादी कश्मीर की रात खुनक थी। अंधेरा ज़रूर था मगर ऊंची फसल दिखाई दे रही थी। फिजा में फसल की मरतूब खुशबू फैली हुई थी। मैंने खच्चर को एक जगह फसलों की ओट में खड़ा कर दिया और यह देखने के लिए दबे पांव आगे बढ़ा कि अगर खच्चर ने किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास किया है तो क्या यह सही है।